अभय रायचंद के कहने पर होटल के मैनेजर ने सारा इंतजाम कर दिया था। कैंडल नाइट डेट को बिल्कुल अच्छे से सजा दिया था। वायलिन का म्यूजिक भी आना शुरू हो चुका था। अब क्या होगा आगे के एपिसोड में आज सुनेंगे। दोस्तों, आपका एपिसोड नंबर 7 में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं कहानी सीक्रेट घर जमाई पति। कहानी अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं कहानी। काव्या ये सब देखकर पूरी तरह से अवाक रह गई थी। उसकी आंखें फैल गई। उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। काव्या ने अपनी नम आंखों से अभय को देखकर कहा, ओह माय गॉड। उसे लगा कि ये सब अभय ने प्लान किया है। उसे लगा कि अभय जो सुबह तक इलेक्ट्रीशियंस बन रहा था, उसने असल में काव्या के इस डेट को और भी ज्यादा खूबसूरत बनाने के लिए पहले से सरप्राइज अरेंज कर लिया था। काव्या ने हैरान होकर उससे पूछा, तुमने तुमने ये सब प्लान कब किया अभय? मैं तो सोच रही थी कि तुम इस खत को पढ़कर परेशान हो रहे होगे, लेकिन तुमने तो पूरी रेस्टोरेंट्स को जन्नत बना दिया। और ये फूल, ये म्यूजिक, ये सब कितना खूबसूरत है। ये कहते हुए काव्या की आवाज खुशी से कांप रही थी। वहीं काव्या के चेहरे की वो खुशी, वो चमक देखकर अभय के दिल को एक बहुत ही गहरा और रूहानी सुकून मिला। ये काव्या का भ्रम नहीं तोड़ना चाहता था कि अंडरवर्ल्ड के खूंखार माफिया ने बंदूक की नोक पर करवाया है। अभय ने बहुत ही शालीनता और एक प्यार भरी मुस्कान के साथ कहा, मैंने आपसे वादा किया था काव्या कि मेरी दुनिया में अब और कोई अंधेरा नहीं रहेगा। और जब बात आपको स्पेशल फील करवाने की हो तो इसमें शहर का हर चीज आपके कदमों में बिछा सकता हूँ। ये कहते हुए अभय ने टेबल के ऊपर से अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। काव्या ने बिना एक पल गंवाए अपना गोरा हाथ, नाजुक हाथ अभय के उस मजबूत और खुरदरे हाथ में रख दिया। तभी वायलिन की वो रोमांटिक धुन तेज हो गई। मोमबत्ती की पीली और मध्यम रोशनी में उन दोनों का चेहरा एक दूसरे की आंखों में खो गया। काव्या ने बहुत ही धीमी आवाज में अपने पूरे बर्ताव और शर्मिंदगी महसूस करके कहा, मुझे माफ कर दो अभय। मैंने तुम्हें 3 साल तक सिर्फ दर्द दिया। मैंने कभी उस इंसान को पहचानने की कोशिश नहीं की जो मेरे कितने करीब था। आगे से अभय ने काव्या के हाथ को बहुत ही कोमलता से चूम कर कहा, उन 3 सालों की खामोशी ने मुझे आज इस पल की कीमत समझाई है काव्या। वो वक्त गुजर चुका है। अब जो हमारे सामने है वो सिर्फ हमारा है। उसकी यह बात सुनकर आगे से काव्या ने एक बहुत ही सुकून भरी मुस्कान दी। तभी मैनेजर उसकी कांपते हुए हाथों से एक शैंपेन की बोतल और 2 गिलास लेकर आया। उसने बहुत ही सावधानी से शैंपेन सर्व की और तुरंत पीछे हट गया। काव्या ने अपना गिलास उठाया। काव्या ने अभय की आंखों में देखकर कहा, हमारी नई शुरुआत के लिए। आगे से अभय ने अपना गिलास काव्या के गिलास से टकराकर जवाब देकर कहा, हमारी नई शुरुआत के लिए। चीयर्स की वो खनक उस खूबसूरत माहौल में घुल गई। अभय वाइन का घूंट ले रहा था, लेकिन उसका दिमाग उन मोमबत्ती की रोशनी से बहुत दूर इस पूरी घटना के खौफनाक और मजेदार पहलू को समझ रहा था। उसने काव्या को खुश करने के लिए सिकंदर का इस्तेमाल किया। उसने उसी खौफ और उसी अंडरवर्ल्ड की ताकत को एक रोमांटिक टूल में बदल लिया जो उसे खत्म करने के लिए इस्तेमाल होने वाली थी। अभय ने काव्या की उस खूबसूरत वाइन रेड ड्रेस को निहार कर मन ही मन सोचा, मेरे पिता चाहते हैं कि मैं उनका एम्पायर संभालूं। वो सिकंदर और अपनी ताकत के दम पर मुझे डराना चाहते हैं, लेकिन आज मैंने उन्हें ये दिखा दिया कि मैं उनकी उस ताकत का गुलाम नहीं, मैं उस ताकत का मालिक हूँ। अभय को अब यह एहसास हो चुका था कि काव्या को बचाने के लिए उस खूनी दुनिया से भाग नहीं सकता। भागने से खतरे कम नहीं होंगे बल्कि और बढ़ेंगे। अगर उसे अपनी पत्नी को अपने इस नए और खूबसूरत रिश्ते को बचाना है तो उसे उस दुनिया का सामना करना होगा, लेकिन अपने पिता के तरीके से नहीं बल्कि अपने तरीके से। अभय ने किचन के दरवाजे की तरफ देख कर सोचा, तुमने मेरे लिए गुलाब और म्यूजिक अरेंज करवाया है सिकंदर। यह इस बात का सबूत है कि रायचंद एम्पायर में छोटा मालिक भी हुक्म आज भी चलता है। और अब मैं इसी ताकत का इस्तेमाल करके अपने परिवार की हिफाजत करूंगा। अभय उस तरफ देख रहा था जहां सिकंदर का गुर्बा अभी भी वायलिन वाले को घूर रहा था। तभी काव्या ने अभय को ख्यालों में खोया हुआ देखा और उसने मुस्कुरा कर पूछा, क्या सोच रहे हो अभय? आगे से अभय ने तुरंत जवाब देकर कहा, यही कि दुनिया के सबसे खूंखार इंसान भी प्यार के सामने कैसे घुटने टेक देता है। अभय ने एक बहुत ही गहरे अर्थ वाली बात कही जिसे काव्या ने सिर्फ एक रोमांटिक कॉम्प्लीमेंट समझा। काव्या ने खिलखिलाकर हंस दिया।
उसकी वो हंसी अभय के लिए दुनिया के किसी भी संगीत से ज्यादा मधुर थी। काव्या ने एक शैंपेन का एक घूंट और लेकर कहा, तुम्हें पता है अभय, कल तक मुझे लगता था कि मैं बहुत ताकतवर हूँ, क्योंकि मैं मल्होत्रा इंडस्ट्री की सीईओ हूँ। लेकिन आज मुझे समझ आ रहा है कि असली ताकत वो होती है जो किसी इंसान को बिना किसी डर के बेखौफ होकर जीना सिखाए, और वो ताकत मुझे तुमसे मिलती है। अभय ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस काव्या की आंखों में देखा और उसे एहसास दिलाया कि अब ये सुरक्षा का घेरा कभी नहीं टूटेगा। इसके बाद डिनर शुरू हुआ। मैनेजर ने रेस्टोरेंट का सबसे बेहतरीन खाना उनके सामने परोसा। वायलिन की धुन लगातार बज रही थी। वायलिन वाला अब तक पसीने से नहा चुका था, क्योंकि सिकंदर का गुर्गा उसे रुकने का नाम नहीं ले रहा था। और रात वो डिनर, वो वाइन रेड ड्रेस और मोमबत्तियों की रोशनी अभय और काव्या की जिंदगी की सबसे हसीन याद बन चुकी थी। इधर जब उनकी रोमांटिक डेट चल रही थी, वहीं उसी वक्त शहर के उस अंधेरे वेयर हाउस में सिकंदर अपने हाथ में फोन पकड़े हुए हाँफ रहा था। उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। कभी कालिया दौड़ता हुआ उसके पास आया। उसने हाँफ कर कहा, सिकंदर भाई, हयात रेस्टोरेंट से अपने आदमी का मैसेज आया है। उसकी अब बात सुनते ही आगे से सिकंदर ने कालिया का कॉलर पकड़कर चिल्लाकर कहा, क्या कहा उसने? फूल पहुंचे, म्यूजिक बजा, छोटे मालिक गुस्सा तो नहीं है? तभी आगे से कालिया ने खुशी से जवाब देकर कहा, भाई, उसने कहा कि सब एकदम परफेक्ट है। उसने कहा कि भाभी जी बड़ी खुश हैं। वो गुलाब और मोमबत्तियां देखकर एकदम पागल हो गई, और छोटे मालिक भी मुस्कुरा रहे हैं। उन्होंने वायलिन वाले को रुकने के लिए भी नहीं कहा। यह सुनते ही सिकंदर ने कालिया को छोड़ देकर एक लंबी, बहुत राहत की सांस ली। उसने अपना भारी शरीर एक टूटी हुई कुर्सी पर गिरा दिया। सिकंदर ने अपने उस खुरदरी आवाज में कहा, हे खुदा, मैंने आज तक 50 से ज्यादा आदमियों के सिर में गोली उतारी, बड़े बड़े राजनेताओं को किडनैप किया और पुलिस वालों को उनके थाने में जलाया, लेकिन मुझे आज तक इतना पसीना, इतनी घबराहट कभी नहीं हुई जितनी इस लाल गुलाब और मोमबत्तियों के चक्कर में हो गई। वही रंगा और पाशा ने चैन की सांस ली। पाशा ने सिकंदर के मक्खन लगाकर कहा, भाई, आप तो कमाल हो भाई। आपने तो 2 मिनट में ऐसा रोमांस पैदा कर दिया कि कोई बॉलीवुड का डायरेक्टर भी ना कर पाए। छोटे मालिक तो अब पक्का खुश होकर बड़े मालिक के पास लौट आएंगे। उसकी ये बात सुनकर सिकंदर ने पाशा को घूर कर देखा। उसने अपनी दाढ़ी खुजाकर कहा, हाँ, खुश तो वो हो गए, लेकिन बात वो नहीं कि तो जो तुम सोच रहे हो। छोटे मालिक बड़े शातिर हैं। उन्होंने बहुत मुझे अपनी बीवी के लिए फूल बिछाने का ऑर्डर देकर ये साबित कर दिया कि मैं आज भी उनका गुलाम हूँ। उन्होंने मुझे डराया नहीं, उन्होंने मुझे मेरी जगह दिखाई है। सिकंदर की उस खतरनाक आंख में एक नई चमक आ गई। उसने आगे कहा, लेकिन बड़े मालिक का काम हो गया है। छोटे मालिक ने अपनी खामोशी तोड़ दी। उन्होंने आज रायचंद एम्पायर की ताकत का इस्तेमाल किया। भले ही वो अपनी बीवी को खुश करने के लिए किया हो, लेकिन एक बार जब शेर के मुंह में खून लग जाता है तो वो घास नहीं खा सकता। छोटे मालिक अब वापस लौट रहे हैं। अब जंग शुरू हो चुकी है। सिकंदर ने अपना फोन उठाया और बड़े मालिक का नंबर डायल किया। उसने खुशखबरी देनी थी कि अभय ने उनका नेटवर्क इस्तेमाल किया है। वहीं उधर हयात रेस्टोरेंट्स में डिनर खत्म हो चुका था। अभय ने बिल पे किया। हालांकि मैनेजर बिल लेने से डर रहा था, लेकिन अभय ने जबरदस्ती पैसे दे दिए। उसके बाद वो दोनों रेस्टोरेंट से बाहर निकले। काव्या का चेहरा खुशी से चमक रहा था। उसने अभय का हाथ बहुत ही मजबूती से पकड़ा था। इसके बाद पार्किंग में ओड़ी निकाली गई। गाड़ी दिल्ली की उन जगमगाती हुई सड़कों पर दौड़ने लगी। गाड़ी में काव्या ने अपना सिर अभय के कंधे पर रख दिया। काव्या ने आंखें बंद करके कहा, आज की शाम मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत शाम थी अभय, थैंक यू। आगे से अभय ने एक हाथ स्टीयरिंग पर रखा और दूसरे हाथ से काव्या के बालों को सहलाने लगा। अभय ने बहुत ही गंभीर लेकिन प्यार भरे लहजे में कहा, ये तो बस शुरुआत है काव्या, लेकिन अब मुझे कुछ फैसले लेने होंगे। मैं आपको उस अंधेरे में नहीं रख सकता जहां खतरे मंडरा रहे हों। तभी काव्या ने अपना सिर उठाया और अभय को देखकर कहा, मतलब?" अभय ने अपनी आंखों में उस छोटे मालिक वाले चमक के साथ कहा, मतलब ये काव्या कि मेरे पिता मुझे वापस बुलाना चाहते हैं, वो रुकेंगे नहीं। और आज मैंने उनका एक छोटा सा नेटवर्क इस्तेमाल किया, ये उन्हें संदेश देने के लिए कि मैं अभी तैयार हूँ। मैं उनके खूनी साम्राज्य में एक डॉन बनकर वापस नहीं लौटूंगा, लेकिन मैं उनके ही खेल में उन्हें मात दूंगा। मैं शहर में अपनी खुद की एक ऐसी दीवार खड़ी करूंगा जिसे ना सिकंदर भेज सकेगा और ना ही मेरे पिता। काव्या ने अभय के चेहरे पर उस चट्टान जैसी मजबूती को देखा। उसे अब कोई डर नहीं लग रहा था।
उसे पता था कि जब एक इंसान उसके साथ है तो दुनिया की कोई ताकत उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। काव्या ने बहुत ही दृढ़ता से कहा, मैं तुम्हारे साथ हूं अभय, चाहे रास्ता कितना भी खतरनाक क्यों ना हो। इसके बाद गाड़ी मल्होत्रा मैंशन के विशाल गेट के अंदर दाखिल हुई। रात बहुत गहरी और खामोश थी, लेकिन इस घर के अंदर वाले दो लोग अब भी वो जो नहीं थे जो कल थे। काव्या की वो मीठी सी पहेली, अभय का वो इलेक्ट्रिशियंस वाला बुद्धूपन, सिकंदर का वो खौफनाक रोमांस, इन सब ने मिलकर एक ऐसी नींव रख दी जहां प्यार और माफिया की दुनिया एक दूसरे से टकराने वाली थी। अब इंतजार था तो उस अगले सुबह का, जब अभय रायचंद अपने पिता के उस खूनी साम्राज्य के खिलाफ अपना पहला सीधा वार करने वाला था। एक ऐसा वार जो पूरे अंडरवर्ल्ड को बता देगा कि छोटा मालिक मरा नहीं, बल्कि वो अपनी रानी को बचाने के लिए एक नए और खौफनाक अवतार में वापस आ चुका है। काले रंग की वो चमचमाती ओडी A8 जब मल्होत्रा मैंशन के विशाल लोहे के गेट के अंदर दाखिल हुई तो रात का तीसरा पहर शुरू होने वाला था। दिल्ली की उमस भरी हवाओं में अब एक हल्की सी ठंडक घुल चुकी थी। गाड़ी के अंदर एक बहुत ही जादुई, खुशनुमा और मदहोश कर देने वाली शांति छा गई। हयात रेस्टोरेंट में बीती वो शाम, मोमबत्तियों की वो पीली रोशनी, वायलिन की वो सुरीली धुन और सबसे बढ़कर वो शैंपेन। काव्या और अभय दोनों के ही खून में उस महंगी और पुरानी शैंपेन का एक मीठा सा नशा दौड़ रहा था। ये नशा सिर्फ शराब का नहीं, बल्कि ये 3 साल की दूरियों के मिट जाने का नशा था। यह उस एहसास का नशा था, अब उनके बीच कोई दीवार, कोई गलतफहमी और कोई गुरूर नहीं बचा था। अभय ने गाड़ी को पोर्च में बहुत ही आराम से रोका। उसने इंजन बंद किया। उसने मुड़कर काव्या की तरफ देखा। काव्या ने अपनी आंखें मूंद रखी थी। उसके चेहरे पर ऐसी शांत और खूबसूरत मुस्कान थी जिसे देखकर अभय अपनी सारी दुनिया लुटा सकता था। वाइन रेड ड्रेस में वो किसी सोती हुई अप्सरा जैसी लग रही थी। अभय ने बहुत ही रेशमी और धीमी आवाज में कहा, काव्या, हम घर आ गए हैं। काव्या ने अपनी नशीली आंखें खोली। उसने अभय को देखा और एक बहुत ही प्यारी और स्माइल देकर कहा, हम्म। अभय गाड़ी से बाहर निकला। उसने घूमकर काव्या की तरफ का दरवाजा खोला और अपना हाथ आगे बढ़ाया। काव्या ने उसका हाथ थाम लिया और बाहर आ गई। शैंपेन के उस हल्के से खुमार की वजह से काव्या के कदम थोड़े लड़खड़ाए, लेकिन अभय के मजबूत हाथों ने उसे तुरंत अपनी बाहों में घेर लिया। काव्या का शरीर अभय के शरीर से जा टकराया। उसकी ड्रेस की वो सिल्क, उसकी वो महकती हुई परफ्यूम और उसकी गर्म सांसें अभय के अंदर के उस सख्त, फौलादी और खूंखार छोटे मालिक को मोम की तरह पिघला रही थी। काव्या ने अभय की आंखों में डूबकर एक शर्मीली मुस्कान के साथ कहा, मैं ठीक हूँ। लेकिन उसने अभी अभय का हाथ नहीं छोड़ा था। दोनों ने एक साथ मल्होत्रा मैंशन के मेन गेट के अंदर कदम रखा। घर के अंदर मौत जैसा सन्नाटा था। नीलम मल्होत्रा अपने कमरे में सो चुकी थी। नौकर भी अपने अपने क्वार्टर में जा चुके थे। हॉल में सिर्फ एक मध्यम सी लाइट जल रही थी। रोज की तरह सीढ़ियों के पास पहुंचकर अभय के कदम उस ग्राउंड फ्लोर पर कॉरिडोर की तरफ मुड़ने वाले थे, जहां उसका वो छोटा सा गेस्ट रूम था। यह उसके 3 साल की आदत थी, लेकिन आज जैसे ही अभय ने अपना कदम कॉरिडोर की तरफ बढ़ाया, काव्या ने उसके हाथ को कसकर पकड़ लिया, उसे अपनी तरफ खींच लिया। अभय ने हैरानी से मुड़कर काव्या को देखा। काव्या की आंखों में आज कोई झिझक नहीं थी। शैंपेन के उस मीठे नशे ने उसके अंदर की उस सारी औरत वाली शर्म और सीओ वाले गुरूर को खत्म कर दिया था। आज वो सिर्फ एक पत्नी थी और अपने पति को उसका हक देना चाहती थी। काव्या ने बहुत ही धीमी लेकिन अधिकार भरी आवाज में पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? अभय ने कहा, वो मेरे कमरे में। काव्या ने अभय की आंखों में गहराई से देखकर कहा, तुम्हारा कमरा ऊपर है अभय, मेरे साथ। ये वाक्य अभय के कानों में किसी देवीय संगीत की तरह गूंज गया। उसने आज दोपहर ही काव्या से वादा किया था कि वो दोबारा उस गेस्ट रूम में नहीं जाएगा, लेकिन काव्या का खुद उसे इस तरह अपने साथ ऊपर लेकर जाना यह अभय के लिए किसी जन्नत से कम नहीं था। काव्या ने अभय का हाथ पकड़ा, उसे सीढ़ियों की तरफ ले गई। दोनों एक साथ कदम से कदम मिलाकर पहली मंजिल की तरफ बढ़ने लगे। काव्या ने अपने कमरे का भारी दरवाजा खोला। कमरे के अंदर अंधेरा था। काव्या ने कमरे की मेन लाइट ऑन की नहीं की, और बल्कि उसने सिर्फ बेड के पास रखा वो मध्यम सा पीले रंग का लैंप ऑन कर दिया। कमरे का माहौल अचानक बड़ा रोमानी, भारी और नशीला हो गया। एसी की ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन कमरे का तापमान जैसे अचानक से बढ़ने लगा था। अभय कमरे के बीचों बीच खड़ा था।
वो 3 साल बाद इस कमरे में आया था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसका वो कमांडो वाला दिमाग अब पूरी तरह से सुन्न हो चुका था। काव्या ने दरवाजे पीछे से बंद किया और उसे क्लिक की आवाज के साथ लॉक किया। उसने अपना वो छोटा सा कल ड्रेसिंग टेबल पर फेंका और हाई हील्स उतार कर एक तरफ कर दिए। अवंगे पैर फर्श पर चल रही थी। काव्या धीरे धीरे चलकर अभय के बिल्कुल सामने आकर खड़ी हो गई। दोनों के बीच अब सिर्फ कुछ इंच का फासला था। अभय का दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे लग रहा था जैसे उसकी पसलियां टूट जाएगी। उसने कभी माफिया बॉस के सामने इतना खौफ और इतना घबराहट महसूस नहीं किया जितना इस वक्त अपनी पत्नी की उस नशीली और प्यार भरी आंखों के सामने कर रहा था। तभी अभय ने कुछ कहने के लिए अपने होठ खोलकर कहा, काव्या। लेकिन काव्या ने अपनी एक नाजुक उंगली अभय के होठों पर रख दी। काव्या ने फुसफुसा कर कहा, "स्स, आज कोई बात नहीं अभय। आज कोई सिक्योरिटी चेक नहीं, कोई खतरा नहीं, कोई खौफ नहीं। आज सिर्फ तुम और मैं।" काव्या ने अपनी उंगली हटाई। उसने दोनों हाथ आगे बढ़ाए और अभय के कंधों पर रख दिए। शैंपेन के उस मीठे नशे ने काव्या के अंदर के सारे बांध को तोड़ दिया था। आज वो खुद से पूरी तरह से उस इंसान को सौंप देना चाहती थी जिसके लिए उसने अपनी पूरी दुनिया कुर्बान कर दी। काव्या ने अपने पैरों की उंगलियों पर थोड़ा सा भार दिया और वो ऊपर की तरफ उठी और अपनी आंखें बंद की और उसने अपने होठ सीधे अभय के होठों पर रख दिए। जैसे ही काव्या के वो नर्म वाइन रेड लिपस्टिक से सजे होठ अभय के होठ से टकराए, अभय के पूरे शरीर में जैसे 10,000 वोल्ट का करंट दौड़ गया। अभय की आंखें फटी की फटी रह गई। वो पूरी तरह से सुन पड़ गया था। उसका दिमाग काम करना बंद कर चुका था। अंडरवर्ल्ड का वो छोटा मालिक जिसके एक इशारे पर लाशें बिछ जाती, जिसने कल ही एक हाथ मरोड़कर एक इंसान की पसलियां तोड़ दी थी, वो इंसान आज एक लड़की के इस कोमल स्पर्श से पूरी तरह से लकवाग्रस्त हो गया था। उसके हाथ हवा में ही लटके रह गए थे। काव्या का वो किस मामूली किस नहीं था। उसमें 3 साल की प्यास थी और 3 साल का पछतावा और बेइंतहा प्यार। काव्या के होठ शैंपेन की मीठी सी महक अभय की सांसों में घुल गई। कुछ सेकंड तक अभय बिल्कुल बुत बना रहा, लेकिन फिर उसके अंदर का वो सोया हुआ मर्द और तड़पता हुआ प्रेमी अचानक पूरी शिद्दत से जाग उठा। अभय ने झटके में अपनी आंखें बंद की। वो अपने वो दोनों भारी और मजबूत हाथ जो हथियार चलाने के लिए बने थे, उन्हें बहुत ही नजाकत से काव्या की पतली कमर के चारों तरफ लपेट लिया और उसे अपनी तरफ खींच लिया। काव्या का शरीर पूरी तरह से अभय के फौलादी सीने से जा टकराया। अभय ने खुद को संभाल लिया और वो काव्या की उस किस का रिप्लाई देने लगा। ये कोई साधारण चुंबन नहीं था। ये एक ऐसा सैलाब था जिसने उनके बीच की सारी नफरत, सारी दूरियां और सारे गिले शिकवे को हमेशा के लिए बहा दिया। अभय का स्पर्श बहुत ही जंगली लेकिन उतना ही सम्मानजनक था। वो काव्या के होठों को ऐसे चूम रहा जैसे कोई इंसान सदियों बाद पानी की बूंद पी रहा हो। काव्या ने अपने दोनों हाथ अभय के बालों में उलझा दिए। वो अभय के उस मजबूत शरीर की गर्मी को महसूस करने लगी थी। उसे लग रहा था कि वो दुनिया की सबसे महफूज और सबसे हसीन जगह पर है। अभय ने अपने एक हाथ से काव्या की पीठ को सहलाया। उसने धीरे धीरे उसकी तरफ लेकर जाने लगा। अभय ने बहुत ही कोमलता से बिना होठों को अलग किए काव्या को उस मुलायम और विशाल बेड पर लिटा दिया। अभय ने अपने होठ काव्या के होठों से अलग किए। दोनों की सांसें बेकाबू हो चुकी थी। काव्या का सीना ऊपर नीचे हो रहा था। अभय ने काव्या के चेहरे से बालों की लटें हटाई और उसने कांपती आवाज में पूछा, काव्या, क्या तुम श्योर हो? काव्या ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए, अभय की शर्ट को पकड़ा और एक ही झटके में सिर के ऊपर निकाल कर दूर फेंक दिया। अभय का वो कसरती, चौड़ा और पुराने घावों से भरा सीना काव्या के सामने था। इसके बाद कमरे में कोई लफ्ज नहीं बोला गया, सिर्फ सांसों की गर्मी और धड़कनों का शोर था। अभय ने अपनी सारी चिंताएं, सिकंदर की धमकियां, अपने पिता का खौफ, आने वाले कल का प्रवाह और सब कुछ इस कमरे के बाहर छोड़ दिया। वह सिर्फ एक प्रेमी था। उसने काव्या की उस रेड वाइन ड्रेस की जेब को बड़े नजाकत से खोला। वो एक ऐसी रात थी जो अभय को अपनी जिंदगी की सबसे खूबसूरत, सबसे मुकम्मल और सबसे हसीन रात लग रही थी। उसे लग रहा था कि उसने दुनिया की हर जंग जीत ली है। अगर उसे कल मरना भी पड़े तो उसे कोई मतलब मलाल नहीं रहेगा। लेकिन ये शांति ज्यादा देर तक टिकने वाली नहीं थी। आगे से तभी कमरे के उस मरे हुए, सुकून भरे और बड़े रोमांटिक सन्नाटे को एक कान फाड़ देने वाले, रूह कपा देने वाले धमाके ने चीर दिया।
ये कोई साधारण आवाज नहीं थी। ये आवाज इतनी तेज और भयानक थी कि ऐसा लगा जैसे कमरे के अंदर कोई बिजली गिर गई। कमरे के सामने वाले उस विशाल दीवार पर लगे शीशे की खिड़की का भारी और मोटा कांच का एक झटके के हजारों टुकड़ों में चकनाचूर हो गया। इससे पहले कि अभय का कमांडो वाला दिमाग इस आवाज को प्रोसेस कर पाता, इससे पहले कि काव्या के वो नशे में डूबी आंखें पूरी तरह से खुल पाती, बाहर अंधेरे में लगभग 700 मीटर दूर पर एक दूसरी बिल्डिंग की छत से 7.62 mm की हाई कैलिबर स्नाइपर बुलेट हवा को चीरती हुई आवाज की गति से भी तेज रफ्तार से कमरे के अंदर दाखिल हुई। ये वो गोली थी जो किसी भी बख्तरबंद गाड़ी के शीशे को भेदने की ताकत रखती थी। खिड़की के कांच को और उस भारी पर्दे को एक कागज की तरह चीर कर वो आग उगलती हुई गोली सीधे बेड की तरफ आई। एक बहुत ही सूखी, खौफनाक और मांस के फटने की आवाज कमरे में गूंज गई। वो 7.62 mm की गोली सीधे आकर अभय के चौड़े मजबूत सीने के दाहिने तरफ धंस गई। गोली की गति इतनी भयानक थी कि उसका इम्पैक्ट किसी जलते हुए मांस जैसा था। गोली लगते ही अभय का पूरा शरीर एक झटके में सीधे गद्दे पर उछल गया। अभय जोर से चिल्लाया। अभय के मुंह से कोई दर्द और चीख नहीं निकली, बल्कि एक ऐसी दर्दनाक घुटी हुई आवाज निकली जिसके फेफड़ों की सारी हवा को एक झटके में निकाल दिया हो। काव्या, जो अभी भी अभय के कंधे पर सिर रखे हुए थी, वो झटके में पूरी तरह सुन पड़ गई। काव्या को समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या है। शीशे के टूटने की आवाज, अभय का वो भयानक झटका और अचानक अभय के सीने से फवारे की तरह निकलता हुआ गर्मा गर्म खून काव्या के चेहरे और उसकी गर्दन पर आकर गिरा। काव्या की आंख फटी रह गई। उसने घबरा कर कहा, अभय। वो अभी भी अपना सिर उठा रही थी। वो समझ ही रही थी कि उसके चेहरे पर ये लाल तरल पदार्थ है क्या, लेकिन मौत ने उसे संभलने का और चीखने का एक सेकंड में नहीं दिया, और पहली गोली चलने के ठीक 1.5 सेकंड के बाद एक और कान फाड़ देने वाला धमाका हुआ। उसी स्नाइपर राइफल से निकली 7.62 mm की गोली उसी टूटी हुई खिड़की से सनसनाती हुई अंदर आ गई। ये गोली अभय के सिर को निशाना बनाकर चलाई गई थी, लेकिन जब पहली गोली लगने से अभय का शरीर झटके से पीछे की तरफ गिरा तो निशाना चूक गया। लेकिन ये चूका हुआ निशाना एक और भयानक त्रासदी लेकर आया। ये दूसरी गोली सीधे काव्या की तरफ आई। इससे पहले काव्या चीख पाती और अपना चेहरा ढक पाती, वहां का गोला काव्या की दाई बाजू के ऊपरी हिस्से के पूरी तरह से छीलकर मांस का एक टुकड़ा उखाड़कर सीधा काव्या की बाईं तरफ की छाती में घुसा। काव्या ने जोर से चिल्लाया। काव्या के मुंह से एक ऐसी दिल चीर देने वाली, खौफनाक और दर्द में डूबी हुई चीख निकली जिसने मल्होत्रा मैंशन की दीवारों को कपा कर रख दिया। गोली का वो भयानक इम्पैक्ट काव्या के नाजुक शरीर को बर्दाश्त नहीं हुआ। वो गोली उसके पसलियों को तोड़ती हुई उसके फेफड़ों को चीरती हुई अंदर धंस गई। काव्या का शरीर एक ही झटके में हवा में उछला और वो बेजान होकर वापस उसी बेड पर अभय के खून से सने सीने के बिल्कुल पास जाकर गिरी। एक सेकंड, सिर्फ एक सेकंड, एक सेकंड पहले जो कमरा दुनिया की सबसे हसीन जन्नत था, जहां प्यार की इंतहा थी, जहां सांसों की गर्माहट थी, वो कमरा एक सेकंड में खौफनाक दुनिया और खूनी जहन्नुम में तब्दील हो गया। सफेद रंग की वो पतली सिल्क की चादर जो उनके प्यार की गवाह थी, वो अब उनके दोनों के शरीर से रिश्ते हुए लाल गर्म गाढ़े खून में पूरी तरह भीग चुकी थी। कमरे में बारूद की वो घुटन भरी और तीखी गंध फैल गई। खिड़की से ठंडी हवा अंदर आ रही थी और टूटे हुए कांच के टुकड़े फर्श पर बिखरे हुए थे। अभय की आंख खुली हुई थी। उसके सीने में दाएं तरफ एक छोटा सा छेद हो गया था और जहां से खून का फवारा निकल रहा था। उसे दर्द महसूस नहीं हो रहा था, उसे सिर्फ एक भयानक सुनपन महसूस हो रहा था। लेकिन उसका वो छोटे मालिक वाला कमांडो वाला दिमाग अभी भी आखिरी सांस ले रहा था। उसने अपनी धुंधली होती हुई आंखों से अपनी बाईं तरफ देखा। काव्या। काव्या उसके बगल में पड़ी थी। उसकी आधी आंखें खुली थी। उसमें एक ऐसा खौफ, एक ऐसा बेइंतहा दर्द था जो अभय के रूह को चीर रहा था। काव्या के मुंह से खून का एक गाढ़ा झाग निकलकर उसके होठ के किनारों पर बह रहा था। उसकी वो वाइन रेड लिपस्टिक अब उसके अपने ही असली खून के रंग में छुप गई थी। काव्या की बाजू से मांस लटक रहा था। उसके सीने में बाईं तरफ से खून इतनी तेजी से बह रहा था कि चादर पूरी तरह से लाल हो चुकी थी। काव्या की सांसें एक अजीब से घर घर की आवाज के साथ चल रही थी, जैसे उसके फेफड़ों में खून भर गया हो। अभय का दिल फट गया। उसने कांपते हुए कहा, काव्या। अभय के मुंह से खून में डूबी हुई घुटी हुई आवाज निकली। उसने अपने कांपते हुए
खून से सने हुए बाएं हाथ को बड़ी मुश्किल से आगे बढ़ाया और काव्या के उस गाल को छुआ। काव्या ने अपनी पुतलियों को बहुत ही धीमी गति से घुमाया। अभय को देखा, उसके होंठ हिले। वो कुछ कहना चाहती थी, शायद बचाओ, शायद दर्द हो रहा है, या शायद आई लव यू, लेकिन उसके गले में सिर्फ खून का एक और बुलबुला बाहर निकला। अभय के गले से एक जानवर जैसी कराह निकली। उसने चिल्लाकर कहा, नहीं। उसने अपनी पूरी जिंदगी मौत का खेल खेला था। उसने लाशें बिछाई थी। वो सिकंदर के खौफ से वाकिफ था। लेकिन ये, उसने मन ही मन में सोचा, मेरे पिता मेरे पिता ने कहा कि सिकंदर ने कहा था कि वो काव्या को कुछ नहीं करेंगे, वो किसी के परिवार का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अभय का सुन होता दिमाग अभी सच्चाई को प्रोसेस कर रहा था। उसने आगे सोचा, झूठ, वो सब झूठ था। उन्होंने मुझे एक छोटे एहसास में फंसाया। उन्होंने मुझे रिलैक्स होने दिया, और जब मैंने अपनी पूरी दुनिया बसा ली, तब उन्होंने मेरी दुनिया के दिल में गोली मार दी। अभय की आंखों में आंसुओं की एक धार निकलकर उसके खून के सने चेहरे पर बहने लगी। वो इंसान जो अपनी पत्नी को एक खरोंच लगने पर शहर जला देने की कसम खा रहा था, वो आज उसे पत्नी को अपने बगल में, अपने ही खून के बीच में तड़प तड़प कर दम तोड़ते हुए देख रहा था। वो कुछ नहीं कर सकता था। काव्या की आंखें धीरे धीरे ऊपर की तरफ पलटने लगी। उसकी सांसों की वो घर घर की आवाज धीमी हो रही थी। काव्या का वो हाथ, जिसने कुछ देर पहले अभय को कसकर पकड़ा था, अब वो बेजान होकर चादर पर गिर गया। उसकी उंगलियों की पकड़ छूट गई। अभय ने अपनी बची खुची सारी ताकत लगाकर चिल्लाने की कोशिश करके कहा, काव्या, नहीं, आंखें खोलो, आंखें खोलो काव्या। लेकिन उसकी आवाज में एक फुसफुसाहट से ज्यादा कुछ नहीं था। उसने अपना शरीर अब ठंडा पड़ने लगा था और खून बहुत ज्यादा बह चुका था। उसके सीने का दर्द अब एक जलते हुए कोयले की तरह महसूस होने लगा था। इसके बाद खिड़की के बाहर से कोई और गोली नहीं आई। स्नाइपर अपना काम कर चुका था। उसने दो गोलियों में छोटे मालिक के पूरे वजूद, उसके प्यार और उसके गुरूर और उसकी जिंदगी को चकनाचूर कर दिया था। कमरे के बाहर घर में नौकरों ने वो भयानक धमाके सुने। सीढ़ियों पर दौड़ते हुए कदमों की आवाज और नीलम मल्होत्रा की खौफजदा चीखें गूंजने लगी। उन्होंने चिल्लाकर कहा, काव्या, काव्या, दरवाजा खोलो, क्या हुआ है? नीलम के बाहर से दरवाजे को पागलों की तरह पीट रही थी, लेकिन अंदर उस लाल हो चुके बेड पर कोई जवाब देने वाला नहीं था। अभय की आंखों के सामने अब अंधेरा छाने लगा था। उसकी दृष्टि धुंधली हो रही थी। आखिरी चीज जो अभय ने अपने होश खोने से पहले देखी, वो था काव्या का शांत, बेजान और खून से सना हुआ चेहरा। वो चेहरा जो कुछ मिनट पहले प्यार में नशे में डूबे हुए था और अब मौत की सफेद चादर ओढ़ चुका था। अभय के दिमाग में यह आखिरी ख्याल गूंजा, मैं मैं तुम्हें नहीं मरने दूंगा। उसने अपने खून से सने हाथ की उंगलियों को काव्या के ठंडे पड़ते हाथ को कसकर पकड़ने की कोशिश की, और फिर अभय राजचंद की आंखें पूरी तरह से बंद हो गई। उसका सिर गद्दे पर लुढ़क गया, सांसें थम गई थी। मल्होत्रा मैंशन के उस मास्टर बेडरूम में अब सिर्फ बाहर से दरवाजा पीटने की आवाजें और अंदर एक प्यार की दर्दनाक, खौफनाक और खून से लथपथ खामोशी थी। उनकी जन्नत अब पूरी तरह से जहन्नुम बन चुकी थी। बाहर कॉरिडोर में नीलम मल्होत्रा की हालत पागलों जैसी थी। जब धमाका हुआ तो नीलम जी अपने बिस्तर से झटके से उठ बैठी। उनकी धड़कनें रुक गई। 3 साल से इस घर में कोई भी तेज आवाज नहीं गूंजी, और फिर 1 सेकंड बाद ही वो दूसरा धमाका। नीलम जी अपने कमरे से बदहवास होकर बाहर भागी थी। उनके पैरों में चप्पल तक नहीं थी। उनका दिल चीख चीख कर कह रहा था कि ये कोई मामूली आवाज नहीं, ये गोलियों की आवाज है। वही गोलियां जिनका जिक्र काव्या ने सुबह टैक्सी वाली घटना के बारे में करते हुए छुपाने की कोशिश की थी। नीलम जी का दिमाग उस खौफनाक अंडरवर्ल्ड, सिद्धार्थ सिन्हा के कटे हुए हाथ और अभय की उस खूंखार छोटे मालिक वाले रूप को यादों में सुन पड़ गया। वो दौड़ते हुए काव्या के मास्टर बेडरूम के भारी लकड़ी के दरवाजे के पास पहुंची। नीलम जी ने अपने दोनों हाथों से अंदर कोई आवाज नहीं आ रही थी पीटना शुरू करके कहा, काव्या, काव्या, दरवाजा खोलो, क्या हुआ? कोई चीख नहीं, कोई कराह नहीं, कोई हलचल नहीं। नीलम की आंखें खौफ से फटी जा रही थी। उसका पूरा शरीर थर थर कांपने लगा। उन्होंने दरवाजे के हैंडल को घुमाने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अंदर से लॉक था। नीलम जी आवाज में रोने में तब्दील हो चुकी थी। उन्हें रोकर कहा, अभय, काव्या, हे भगवान, कोई तो कुछ बोलो। नीचे ग्राउंड फ्लोर से रामू काका, घर के बाकी 2-3 नौकर भी भागते ऊपर आ चुके थे। उनके चेहरों पर दहशत थी। उन्होंने आज तक फिल्मों के अलावा कभी गोलियों की असली आवाज नहीं सुनी थी। नीलम जी ने रोकर अपने बाल को नोच कर रामू काका से कहा, रामू, दरवाजा तोड़ो, मेरी बच्ची अंदर है, जल्दी से दरवाजा तोड़ो।
रामू काका और एक अन्य नौकर ने अपने कमजोर कंधों से उस भारी सागौन की लकड़ी के दरवाजे पर टक्कर मारने की कोशिश की, लेकिन वह दरवाजा इतना मजबूत था कि वह अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला। कमरे के अंदर से रिश्ता खून अभी दरवाजे तक नहीं पहुंचा था, लेकिन बारूद की वो घुटन भरी और तीखी गंध अब दरवाजे के दरार से रिसकर कॉरिडोर में हवा में घुलने लगी। नीलम जी ने जैसे ही बारूद की वो गंध महसूस की, उनका दिमाग सुन्न हो गया। वही फर्श पर घुटनों के बल बैठ गई और दहाड़े मार मार कर रोने लगी। उन्हें लग रहा था कि आज उनके कर्मों की सजा उनकी बेटी को मिल गई। उन्होंने जिस माफिया को 3 साल तक गालियां दी, आज उसी की दुनिया के दुश्मनों ने उनके घर में घुसकर उनकी बेटी की जान ले ली। अभी नीलम जी फर्श पर बैठकर रो रही थी। रामू काका दरवाजे को धक्का देने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। तभी मल्होत्रा मैंशन के ग्राउंड फ्लोर पर एक ऐसी खौफनाक और भारी आवाज आई जिसने सभी नौकरों के रोंगटे खड़े कर दिए। धड़ाम। मल्होत्रा मैंशन का मेन लोहे का दरवाजा, जिसे रात को 3 लोगों ने बंद किया जाता था, किसी ने एक ही झटके में तोड़कर जमीन पर गिरा दिया। नीलम जी की चीख उनके गले में अटक गई। रामू काका पीछे हट गई। नीचे से भारी जूतों की थप थप की आवाजें आना शुरू हो गई। ये कोई 1 या 2 इंसान नहीं थे। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी की पूरी आर्मी घर के अंदर घुस आई। कुछ सेकंड में वो भारी कदम सीढ़ियां चढ़कर फर्स्ट फ्लोर के कॉरिडोर में आ गई। नीलम जी ने अपनी खौफजदा आंसू से भरी आंखों के सामने देखा। कॉरिडोर में 12-13 हट्टे कट्टे विशालकाय खूंखार से दिखने वाले आदमी आ चुके थे। उन्होंने सिर से पैर तक लेकर काले रंग के टैक्टिकल कपड़े पहने थे। उनके हाथों में ऑटोमेटिक राइफल थी। किसी भी पुलिस या स्वॉट टीम से ज्यादा खतरनाक लग रहे थे। लेकिन उन सबके आगे जो शख्स चल रहा था, उसे देखकर नीलम की सांसें रुक गई। वो सिकंदर था। वही सिकंदर जो बड़े मालिक का सबसे खूंखार, सबसे वफादार और सबसे क्रूर दायां हाथ था। वही सिकंदर जिसे अभय ने आज शाम हयात रेस्टोरेंट में फोन करके धमकाया था। लेकिन आज सिकंदर के चेहरे पर वो हमेशा रहने वाली शैतानी घमंड, वो क्रूरता, वो खौफनाक शांति नहीं थी। आज सिकंदर के चेहरे पर घबराहट थी, एक ऐसी घबराहट जिसने उसके चौड़े माथे को पसीने से भिगो दिया। उसकी वो आंख जिसके नीचे तलवार का निशान था, वो फड़क रही थी। उसकी सांसें धोखने की तरह चल रही थी। सिकंदर का इस तरह से घबराना इस बात का सबसे बड़ा सबूत था कि मास्टर बेडरूम में जो गोलियां चली, वो बड़े मालिक का हुक्म नहीं था। सिकंदर को भनक लग गई कि किसी तीसरे दुश्मन ने या अंडरवर्ल्ड के किसी गद्दार गुट ने छोटे मालिक की लोकेशन का पता लगा लिया, उन पर स्नाइपर से हमला किया। इसी भनक को पाते ही सिकंदर पागलों की तरह अपनी पूरी फोर्स लेकर मल्होत्रा मैंशन की तरफ भागा था। लेकिन वह चंद मिनट लेट हो गया। सिकंदर ने दहाड़ कर नीलम जी, रामू काका को रास्ते से हटने का इशारा करके कहा, हटो यहां से। उसकी आवाज किसी भूखे शेर की जैसी थी। नीलम जी डर के हमारे दीवार से चिपक गई। सिकंदर सीधे उस मास्टर बेडरूम के दरवाजे के पास पहुंचा। उसने बारूद की गंध को महसूस किया। उसके चेहरे की नसें तन गई। उसका दिल खौफ में डूबने लगा। अगर छोटे मालिक को कुछ हो गया तो बड़े मालिक उसे और पूरे खानदान को जिंदा जला देंगे। सिकंदर ने अपने आदमियों को चीख कर कहा, पाशा, कालिया, दरवाजा तोड़ो अभी। उनके माथे पर पसीने की बूंदें टपक रही थी। पाशा, कालिया, जो दोनों ही 7-7 फीट के विशालकाय राक्षस थे, तुरंत आगे आए और उन्होंने अपनी राइफल्स पीछे लटकाई। अपने लोहे जैसे मजबूत कंधों के साथ एक जात दरवाजे के साथ टकरा गए। सागौन की लकड़ी का वो भारी दरवाजा जिसे रामू काका नहीं हिला पा रहे थे, इन दोनों कमांडो ने एक ही टक्कर में बीच से चटका दिया। सिकंदर ने चिल्लाकर कहा, एक और बार। तो अभी बीच में मैं आपको एक बहुत ही जरूरी सूचना दे रहा हूं। आपके पास कौन सा मोबाइल फ़ोन है वो आप मुझे कमेंट करके बताएं। उन सभी मोबाइल फ़ोन्स के जो बैक कवर हैं, मैं वो यहाँ शॉपिंग लिस्ट में डालूंगा, और वो अगर आपको अच्छा लगे, क्योंकि वो सबसे सस्ता होगा और सबसे अच्छा होगा, वो आप वहाँ से खरीद सकते हैं। दोस्तों, अपने अपने फ़ोन का मॉडल और अपने फ़ोन की कंपनी ज़रूर कमेंट करें, तो हमें आपके लिए बड़ी आसानी होगी। हम आपको बड़े अच्छी चीज़ें बड़े सस्ते सस्ते रेटों में प्रोवाइड करवाएंगे। चलिए शुरू करते हैं कहानी। जैसे ही सिकंदर ने कमरे के अंदर कदम रखा, उसके पैरों नीचे की जमीन खिसक गई। वो दुनिया का सबसे क्रूर इंसान जिसने हजारों लाशें देखी थी, लेकिन आज उसके सामने का नजारा देखकर उसकी रूह कांप गई।
कमरे के अंदर ठंडी एसी की तेज हवाएं चल रही थी, क्योंकि सामने वाली विशाल कांच की दीवार पूरी तरह से चकनाचूर हो चुकी थी। कांच के हजारों टुकड़े फर्श पर सितारों की तरह बिखरे हुए थे। कमरे का मध्यम पीला सा लैंप अभी भी जल रहा था, जो उस भयानक त्रासदी पर रोशनी डाल रहा था। सिकंदर की नजरें सीधे उस विशाल बेड पर गई, जहां सफेद सिल्क की चादर खून से पूरी तरह लाल हो चुकी थी। खून बिस्तर से रिसकर फर्श पर टपक रहा था। बेड के बीचों बीच अभय रायचंद, उसका छोटा मालिक, पड़ा था। अभय का सीना दाईं तरफ से बुरी तरह से फट चुका था। गोली ने फौलादी शरीर को एक खौफनाक गड्ढा बना दिया था। अभय की आंखें बंद थी। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था और उसके मुंह से खून की एक पतली सी धार निकलकर उसकी गर्दन तक जा रही थी। अभय के बिल्कुल करीब उसकी बाहों में काव्या पड़ी थी और काव्या की वो खूबसूरत रेड वाइन ड्रेस खून से लथपथ होकर एक डरावने लाल रंग में बदल चुकी थी। उसके दिल के पास बाईं तरफ सीने में गोली धंसी हुई थी और उसकी बाजू का मांस छिल चुका था। काव्या का सिर अभय के खून से सने सीने पर लुढ़का हुआ था और उसकी आंखें पूरी तरह से बंद थी। दोनों के जिस्म पूरी तरह से बेजान और शांत लग रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे मौत ने उन दोनों को एक साथ अपने आगोश में ले लिया। सिकंदर की सांसें अटक गई। सिकंदर के मुंह से एक कांपती अवाक रह जाने वाली आवाज निकली। उसने हैरान होकर कहा, छोटे मालिक। उसके घुटने एक सेकंड के लिए कमजोर पड़ गए। दरवाजे के बाहर खड़ी नीलम ने जब अंदर का ये खूनी मंजर देखा, तो उनके मुंह से एक ऐसी भयानक और कंपा देने वाली चीख निकली जिसने पूरे घर को हिला दिया। नीलम जी ने चिल्लाकर कहा, काव्या। नीलम जी अंदर भागना चाहती थी, लेकिन एक खौफनाक नजारा उनके दिल और दिमाग की बर्दाश्त से बाहर था। उनकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। वो वहीं दरवाजे की चौखट पर बेहोश होकर गिर पड़ी। रामू काका और नौकर भी खौफ के मारे चीख पड़े और पीछे हट गए। लेकिन सिकंदर के पास सदमे में खड़े रहने का वक्त नहीं था। उसका वो टैक्टिकल और माफिया वाला दिमाग तुरंत इमरजेंसी रेस्क्यू मोड में आ गया। सिकंदर ने अपनी पूरी ताकत से पागलों की तरह अपने आदमियों पर चीख कर कहा, आंखें फाड़ कर क्या देख रहे हो हरामजादो? जल्दी से छोटे मालिक और काव्या मैडम को उठाओ। कोई एम्बुलेंस का इंतजार नहीं करेगा। हमारी गाड़ियां बाहर खड़ी हैं, इन्हें सीधा हॉस्पिटल लेकर चलो। एक सेकंड भी बर्बाद हुआ तो तुम सबको यहीं जिंदा काट दूंगा। उठाओ इन्हें। सिकंदर की इस दहाड़ से हट्टे कट्टे कमांडो तुरंत हरकत में आ गए। कमरे के अंदर अफरा तफरी मच गई। पाशा और रंगा तुरंत बेड की तरफ लपके। तभी सिकंदर ने चिल्लाकर कहा, अरे ध्यान से बेवकूफो। वो खुद भी दौड़कर बेड के पास पहुंच गया। उसने देखा कि अभय के सीने में खून अभी भी तेजी से रिस रहा है। सिकंदर ने तुरंत बेड पर पड़े एक मोटे तौलिए को उठाया और उसे बहुत ही मजबूती से अभय के सीने के उस भयानक घाव पर दबा दिया ताकि खून बहना कम हो जाए। सिकंदर ने अपने आदमियों को निर्देश देकर कहा, रंगा, तू छोटे मालिक को उठा। पाशा, तू काव्या मैडम को बहुत एहतियात से उठा। इनकी पसलियां टूटी है, ज्यादा हिलाना नहीं। सिकंदर एंड ट्रेंड आर्मी मेडिकल ऑफिसर्स की तरह निर्देश दे रहा था। रंगा ने अपने दोनों विशाल और मजबूत हाथों से अभय के खून से लथपथ शरीर को बेड से उठाया। अभय का सिर पीछे की तरफ लुढ़क गया। उसकी सांसें इतनी धीमी थी कि महसूस ही नहीं हो रही थी। का पाशा ने काव्या को अपनी बाहों में उठा लिया। काव्या का शरीर एकदम ढीला पड़ चुका था। उसकी वो खूबसूरत और खून से सनी ड्रेस इतनी भीग चुकी थी कि उसमें खून की बूंदें टपक कर फर्श पर गिर रही थी। तभी सिकंदर ने चिल्लाकर कहा, निकालो यहां से, भागो जल्दी। सिकंदर चिल्लाता हुआ उन दोनों को आगे आगे रास्ता बनाकर कमरे से बाहर निकला। अब 12-13 खूंखार आदमी जो हमेशा मौत बांटने आते थे, आज दो जिंदगियों को बचाने के लिए पागलों की तरह भाग रहे थे। कॉरिडोर में बेहोश पड़ी नीलम जी सिकंदर के एक आदमी ने किनारे की तरफ खिसका दिया ताकि रास्ता साफ हो सके। रामू काका और बाकी नौकर दीवार से चिपक कर कांप रहे थे और रो रहे थे। वही सिकंदर अपने आदमियों को गाइड कर रहा था। उसने आगे कहा, जल्दी सीढ़ियां आराम से उतरो, लेकिन तेज चलो। वो लोग अभय और काव्या के बेजान शरीरों को लेकर सीढ़ियों से नीचे ग्राउंड फ्लोर की तरफ भागे। खून की बूंदें सीढ़ियों से सफेद मार्बल पर गिरकर एक खौफनाक लाल लकीर छोड़ रही थी। मल्होत्रा मैंशन के पोर्च में सिकंदर का काफिला खड़ा था। 3 बहुत भारी बख्तरबंद काले रंग की टोयोटा फॉर्च्यूनर गाड़ियां थी। गाड़ियों के इंजन पहले से चालू थे और हेडलाइट जल रही थी। सिकंदर ने बाहर आते ही
अपने ड्राइवर को हुक्म देकर कहा, बीच वाली गाड़ी के दरवाजे खोलो, पीछे की सीट पूरी तरह से गिरा दो। ड्राइवर ने तुरंत बीच वाली फॉर्च्यूनर का पिछला दरवाजा खोला और पीछे वाली सीट को फ्लैट कर दिया। दोनों के खून से गाड़ी का इंटीरियर तुरंत लाल हो गया। सिकंदर का तुरंत छलांग लगाकर वो गाड़ी के पीछे वाले हिस्से में चढ़ गया। उसके बाद सिकंदर ने ऑर्डर देकर कहा, कालिया, तुम आगे बैठ और गाड़ी चला, बाकी गाड़ियां आगे और आगे एस्कॉर्ट करेंगी। सायरन ऑन करो और रास्ता साफ करो, हमें संजीवनी हॉस्पिटल पहुंचना है। संजीवनी हॉस्पिटल राजचंद एम्पायर का अपना एक प्राइवेट और बड़ा सुरक्षित हॉस्पिटल था, जहां दुनिया के सबसे बेहतरीन सर्जन मौजूद थे, जहां पुलिस या मीडिया का कोई दखल नहीं था। कालिया तुरंत ड्राइविंग सीट पर बैठा और उसने गाड़ी गियर में डाल ली। उसने गाड़ी के एक पुलिस वाला सायरन बजाना शुरू कर दिया, जो इन माफियाओं ने अवैध रूप से अपनी गाड़ियों में लगाया हुआ था। चीखते हुए टायर और भयानक सायरन की आवाज के साथ वो तीनों काली फॉर्च्यूनर गाड़ियां मल्होत्रा मैंशन के उस खूनी मंजर को पीछे छोड़कर दिल्ली की खाली और सद सड़कों पर मौत की रफ्तार से दौड़ पड़ी। गाड़ी के पीछे वाले हिस्से में सिकंदर की हालात खराब थी। वो एक हाथ से अभय के सीने के घाव पर तौलिया दबाए हुए था, दूसरे हाथ से उसने सिकंदर के सीने में बह रहे खून को रोकने के लिए अपनी ही जैकेट उतारकर उसके घाव पर जोर से दबा दी। सिकंदर के दोनों हाथ उनके खून से पूरी तरह सन चुके थे। उसका चेहरा पसीने और दहशत से भरा था। उसने अपनी जिंदगी में अभय को अपने हाथों से खिलाया था। अभय उसके लिए सिर्फ बड़ा मालिक का बेटा नहीं, बल्कि वो उसके अपने सगे बेटे से बढ़कर मानता था। अभय की वो ट्रेनिंग, उसके बचपन के वो दिन सिकंदर की आंखों के सामने किसी फिल्म की तरह घूम रहे थे। सिकंदर ने अभय के चेहरे पर हल्के से थपथपा कर कहा, छोटे मालिक, आंखें खोलो छोटे मालिक, आप ऐसे नहीं कर सकते, आपको रायचंद एम्पायर संभालना है। आंखें खोलो छोटे मालिक। उसकी खुरदरी आवाज में एक बाप जैसी तड़प थी। अभय की आंखें अभी भी बंद थी। उसका शरीर बर्फ की तरह ठंडा पड़ा था। बहुत ज्यादा खून बह जाने की वजह से उसका पल्स रेट गिरता जा रहा था। सिकंदर ने तुरंत अपनी नजरें घुमाकर काव्या की तरफ देखा। काव्या की हालात अभय से ज्यादा गंभीर थी। गोली उसके दिल के बड़ी करीब से गुजरी थी और उसके फेफड़ों को भारी नुकसान पहुंचा था। काव्या का वो गोरा चेहरा अब पीला और सफेद पड़ चुका था। उसके होंठ नीले हो रहे थे। उसने काव्या को भी जगाने की कोशिश करके कहा, मैडम, मैडम हिम्मत रखिए मैडम। सिकंदर काव्या को भी जगाने की कोशिश कर रहा था। वो जानता था कि अगर काव्या को कुछ हो गया और अभय बच गया तो वह इस पूरी दुनिया को आग लगा देगा। अभय काव्या के बिना जिंदा नहीं रह पाएगा। तभी सिकंदर ने पागलों की तरह आगे बैठे कालिया को चीख कर कहा, कालिया और तेज चला हरामजादे, गाड़ी को हवा में उड़ा दे। आगे से कालिया ने पसीना पोंछ कर कहा, भाई 140 की स्पीड चला रहा हूं, बस 5 मिनट और। तभी सिकंदर ने अपनी जेब से फोन निकाला और संजीवनी हॉस्पिटल के हेड सर्जन को कॉल किया। सिकंदर ने फोन उठाते ही दहाड़ कर कहा, डॉक्टर माथुर, मैं छोटे मालिक और उनकी पत्नी को लेकर आ रहा हूं। दोनों को स्नाइपर 7.6 बुलेट लगी है सीने में। मुझे अगले 3 मिनट में हॉस्पिटल के बाहर स्ट्रेचर, ब्लड बैग्स और वेंटिलेटर, पूरी टीम, टॉप सर्जिकल टीम तैयार चाहिए। अगर उन्हें एक भी खरोंच आई तो मैं पूरे हॉस्पिटल को डायनामाइट से उड़ा दूंगा। ये ऑर्डर तैयारी करने के लिए सिकंदर ने फोन काट दिया। उसने अभय और काव्या के चेहरे को देखा। वो दोनों एक दूसरे के बिल्कुल पास थे। उन दोनों के हाथ, जो कुछ देर पहले प्यार में एक दूसरे की बाहों में लिपटे थे, अब वो गाड़ी के फर्श पर बेजान पड़े थे। गाड़ी के हर झटके के साथ उनके शरीर से खून का नया रेला बाहर आता। सिकंदर अपनी पूरी ताकत लगाकर उन घावों को दबाए हुए था। उसने घबरा कर कहा, ये किसने किया? किसने जरूरत की रायचंद अंपायर के वारिस पर आंख उठाने की? सिकंदर की आंखों में अब खौफ की जगह एक खूंखार प्रतिशोध की आग थी और उसने दिमाग तेजी से चला लिया। यह कोई मामूली दुश्मन नहीं हो सकता। स्नाइपर राइफल कोई सड़क छाप गुंडा नहीं चलाता। यह किसी हाई प्रोफेशनल इंटरनेशनल हिटमैन या किसी बहुत बड़े राइवल माफिया का काम था, जिसे बड़े मालिक से कोई पुरानी दुश्मनी निकालनी थी। जिसने यह भी किया था कि उसने बहुत ही स्टीक रैकी की। उसे पता था कि अभय मल्होत्रा मैंशन के किस कमरे में है। सिकंदर ने अपने दांतों को कसकर खुद से कहा, मैं उसे जमीन से पताल से भी ढूंढ कर निकालूंगा, उसकी खाल उधेड़ कर उसी में नमक भरूंगा। लेकिन अभी बदला बाद की बात थी। अभी सबसे जरूरी थी सांसें।
जो इन दोनों के शरीर से तेजी से टूट रही थी। चीखते हुए सायरन और टायरों की भयंकर चीख के साथ सिकंदर का काफिला संजीवनी हॉस्पिटल के मुख्य इमरजेंसी गेट पर आकर रुका। हॉस्पिटल के बाहर का नजारा युद्ध स्तर की तैयारियां करने वाला था। डॉक्टर माथुर अपनी पूरी टीम, 6 नर्स वार्ड और वार्ड बॉयज, 2 एडवांस स्ट्रेचर्स के साथ बाहर खड़े थे। गाड़ी के रुकते ही दरवाजे झटके से खुले और सिकंदर के खून से लथपथ हालात में गाड़ी से बाहर कूदते हुए उसने कहा, जल्दी बाहर निकालो। डॉक्टर और वार्ड बॉयज ने बहुत ही तेजी लेकिन एहतियात के साथ अभय और काव्या को गाड़ी से बाहर निकाला, स्ट्रेचर पर लिटा दिया। डॉक्टर माथुर ने तुरंत टॉर्च निकालकर अभय और काव्या की आंखों की पुतलियां चेक की। डॉक्टर माथुर ने कहा, पल्स बहुत कमजोर है, बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हुआ है, इनकी पसलियां चकनाचूर हैं, इन्हें तुरंत ओटी नंबर 1 और 2 में शिफ्ट करो, जल्दी। नर्सों ने तुरंत दोनों के चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क लगाया और उन्हें अंदर ले गए। स्ट्रेचर के पहियों की तेजी गड़गड़ाहट के साथ भाग रहे थे। तभी सिकंदर ने भागकर डॉक्टर माथुर का कॉलर पकड़कर कहा, डॉक्टर, मुझे दोनों के दोनों जिंदा चाहिए, समझ गए तुम, दोनों। आगे से डॉक्टर माथुर ने घबराहट में कहा, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं सिकंदर भाई, प्लीज हमें अपना काम करने दीजिए। ये कहते वो ओटी के अंदर भाग गए। अभय और काव्या के स्ट्रेचर्स को 2 अलग-अलग ऑपरेशन थिएटर में लेकर जाया गया। ओटी के भारी नीले रंग के दरवाजे एक साथ बंद हुए। दरवाजे के ऊपर लगे ऑपरेशन इन प्रोग्रेस के लाल रंग के बल्ब एक साथ जल उठे। ओटी के बाहर का कॉरिडोर अब एक अजीब और डरावनी खामोशी में डूब गया। सिकंदर वहीं फर्श पर धड़ाम से बैठ गया। उसके कपड़े, उसके हाथ और उसका चेहरा, सब कुछ अभय और काव्या के खून से सना हुआ था। उसने अपने खून से सने हाथों को अपने चेहरे पर फेरा। पाशा और रंगा अपने हथियारों को तान कर कॉरिडोर के दोनों कोनों को पहरा दे रहे थे। उन्होंने पूरे हॉस्पिटल को सील कर दिया। कोई भी अंदर या बाहर नहीं जा सकता था। सिकंदर का दिमाग अभी सुन्न था। वो बार बार अपनी आंखों के सामने काव्या और अभय को उस बिस्तर पर खून से लथपथ पड़ा हुआ देख रहा था। तभी सिकंदर के जेब में रखा वो स्पेशल सैटेलाइट फोन बजने लगा। ये फोन सिर्फ एक इंसान कर सकता था, बड़े मालिक। सिकंदर की रीढ़ की हड्डी में एक सिरन दौड़ गई। वो जानता था कि इस वक्त ये फोन बजना क्या मायने रखता है। बड़े मालिक को खबर मिल चुकी थी कि उनके इकलौते वारिस पर जानलेवा हमला हुआ है। सिकंदर ने कांपते हुए हाथों से फोन निकाला और अपने कान पर लगाकर कहा, हेलो। सिकंदर की आवाज में वो पुराना खौफ वापस आ गया था। फोन के उस पार एक ऐसी भारी, ठंडी और मौत से भी ज्यादा खौफनाक आवाज थी जिसे सुनकर किसी भी इंसान का दिल काम करना बंद कर दे। बड़े मालिक की आवाज गूंजी, सिकंदर, मेरा बेटा, मेरी बहू किस हालत में है? इधर से सिकंदर ने हकलाकर जवाब देकर कहा, बड़े मालिक, वो ओटी में है, गोलियां स्नाइपर की थी, बहुत खून बहा है, डॉक्टर माथुर। तभी उधर से बड़े मालिक ने खामोश दहाड़ के साथ उसको बीच में टोक कर कहा, मुझे मेडिकल रिपोर्ट नहीं चाहिए सिकंदर, मुझे ये बताओ कि जिसने मेरे बेटे के शरीर में शीशा उतारा है वो अभी तक जिंदा कैसे है? उनकी दहाड़ सुनकर सिकंदर का फोन पकड़ने वाला हाथ ही कांप गया। उसने कांप कर कहा, मालिक, हम तहकीकात कर रहे हैं, जिसने भी किया मैं खुद उसके टुकड़े। तबे बड़े मालिक ने उसे बीच में टोक कर कहा, तुम कुछ नहीं करोगे सिकंदर, मैं खुद दिल्ली आ रहा हूं। उनकी ये बात सुनकर सिकंदर के पैरों की तले की जमीन खिसक गई। बड़े मालिक पिछले 20 सालों से अपने उस अंडरग्राउंड किले से बाहर नहीं निकले थे। वो वहीं से पूरी दुनिया का खेल चलाते थे। उनका दिल्ली आना, उनका मतलब था कि इस शहर में अब कयामत आने वाली है। वहीं बड़े मालिक की आवाज में एक ऐसा गुस्सा और दर्द था जो दुनिया को जला सकता था। उन्होंने एक कड़क आवाज में कहा, जब तक मैं वहां पहुंचता हूं, हॉस्पिटल के चारों तरफ एक अभेद्य किला बना दो। मेरे बेटे और बहू की तरफ मौत भी आंख उठाकर ना देख सकी। और उस स्नाइपर को ढूंढो, उसे मारना मत, उसे मेरे लिए जिंदा रखना। मैं उसे मौत का वो मतलब सिखाऊंगा जो शैतानों को भी नहीं पता होगा। इसके बाद फोन कट गया। सिकंदर ने फोन नीचे रखा। ओटे के लाल बल्ब अभी जल रहे थे। अंदर डॉक्टर, पूरी टीम अभय की टूटी पसली और काव्या के फटे फेफड़ों की जिंदगी तलाश रहे थे। आज की रात रायचंद परिवार के उस रुमानी और खूबसूरत प्यार की मौत की रात बन चुकी थी। अभय और काव्या की आंखें
अभी भी बंद थी। अभी भी वो आंखें कभी खेल खेल पाएंगे क्या? काव्या उस प्यार को जी पाएगी जो उसने आज ही मुकम्मल किया था? अब है, अगर वो बच गया तो क्या उसका वो कमांडो वाला दरिंदा इस शहर में भी एक इंसान को जिंदा छोड़ेगा जिसने उसकी काव्या पर गोली चलाई? हॉस्पिटल के बाहर दिल्ली की सर्द हवाएं चल रही थी, लेकिन उन हवाओं में अब सिर्फ खून की महक और आने वाले एक बहुत बड़े तूफान की आहट थी। बड़े मालिक का वो सैटेलाइट फोन कट चुका था, लेकिन उस फोन से निकली वो मौत जैसी ठंडी और खौफनाक आवाज अभी भी सिकंदर के कानों में गूंज रही थी। बड़े मालिक जो पिछले 20 सालों से अपने उस अभेद्य अंडरग्राउंड किले से बाहर नहीं निकले थे, आज वो अपने इकलौते वारिस और अपनी बहू के खून का हिसाब लेने के लिए खुद इस शहर की जमीन पर कदम रखने वाले थे। सिकंदर जानता था कि बड़े मालिक के दिल्ली पहुंचने का मतलब क्या है। इसका मतलब है कि इस शहर की सड़कों पर अब पानी नहीं, खून बहेगा। सिकंदर ने फोन को अपनी जेब में रखा। उसने अपने दोनों खून से सने हाथों को देखा। ये वही हाथ थे जिन्होंने अभय को बचपन में बंदूक पकड़ना सिखाया था। आज इन्हीं हाथों ने पर उस बच्चे का खून लगा था। सिकंदर की उस एक आंख में जिसके नीचे तलवार का निशान था, अब खौफ की जगह एक खूंखार, वहशी और दरिंदे जैसी आग धड़क उठी। उसने अपनी गर्दन घुमाई। कॉरिडोर के दोनों कोनों पर खड़े पाशा और रंगा की तरफ देखा। सिकंदर की दहाड़ उस हॉस्पिटल के ठंडे और सफेद कॉरिडोर में गूंज गई। उसने चिल्लाकर कहा, पाशा, रंगा, इधर आओ। दोनों खूंखार गुर्गे अपने राइफल्स लटकाए तुरंत दौड़कर सिकंदर के सामने तनकर खड़े हो गए। तभी सिकंदर ने एक ही वाक्य में पूरी स्थिति की गंभीरता को बयां करके कहा, बड़े मालिक दिल्ली आ रहे हैं। ये सुनते ही पाशा रंगे के चेहरे का रंग उड़ गया। उसके बड़े बड़े शरीर अभी भी एक पल के लिए सिहर गए। बड़े मालिक का नाम अंडरवर्ल्ड में मौत का दूसरा नाम था। तभी सिकंदर ने अपने दांत पीसकर एक एक शब्द पर जोर देकर आगे कहा, जब तक बड़े मालिक यहाँ पहुंचते हैं, मुझे इस हॉस्पिटल के चारों तरफ एक ऐसा किला चाहिए जिसे कोई परिंदा भी पर ना मार सके। दिल्ली में हमारे जितने भी स्लीपर सेल और शूटर हैं, सबको एक्टिवेट कर दो। हॉस्पिटल की छत, पार्किंग में, आसपास की हर बिल्डिंग पर स्नाइपर तैनात होने चाहिए। अगर कोई मच्छर भी इस हॉस्पिटल के 100 मीटर के दायरे में भटके तो बिना सवाल पूछे उसे भून देना। उसकी ये बात सुनते ही रंगा ने तुरंत कहा, जी सिकंदर भाई, हॉस्पिटल का चप्पा चप्पा सील कर दिया जाएगा। ये कहते हुए वो अपने वायरलेस पर अपने आदमियों को ऑर्डर देने लगा। वहीं उधर सिकंदर ने पाशा का कॉलर पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच कर कहा, और पाशा, तुझे एक बहुत बड़ा काम करना है। मुझे वो कुत्ता चाहिए जिसने छोटे मालिक पर गोली चलाई। बड़े मालिक ने उन्हें जिंदा मांगा है। तभी पाशा ने हकला कर कहा, भाई, दिल्ली बहुत बड़ी है। वो स्नाइपर कहाँ छुप कर बैठा होगा, इसका पता क्या? उसकी ये बात सुनते ही सिकंदर ने उसे धक्का देकर कहा, दिमाग लगा बेवकूफ। स्नाइपर ने 7.62 mm की आर्मर पियर्सिंग गोली चलाई। मल्होत्रा मैंशन के मास्टर बेडरूम की खिड़की का एंगल याद है तुझे? जब हम कमरे में घुसे थे तो खिड़की सामने की तरफ से टूटी हुई थी। गोली का एंगल बिल्कुल सीधा था। ये कहते हुए सिकंदर का वो माफिया टैक्टिकल दिमाग अब सुपर कंप्यूटर की तरह काम करने लगा। मल्होत्रा मैंशन के ठीक सामने, करीब 700-800 मीटर दूरी पर एक निर्माणाधीन कमर्शियल बिल्डिंग, एक स्नाइपर का ऐसा सटीक निशाना के लिए ऊंचाई और साफ विजन जो कुत्ता उसी बिल्डिंग की छत या ऊपरी माले पर बैठा होगा। उसकी ये बात सुनकर पाशा की आंखें चमक उठी। उसने कहा, समझ गया भाई। तभी सिकंदर ने आगे समझा कर कहा, अपनी बेस्ट हंटर टीम ले, अभी उस बिल्डिंग पर धावा बोल। मुझे वहां से हर एक सुराग चाहिए। गोली का खोखा, उसके पैरों के निशान, सिगरेट का धुआं, कुछ भी इस शहर के चप्पे चप्पे पर हमारे मुखबिर को छोड़ दे। जिसने भी ये 7.62 mm की कस्टम राइफल उस शहर में सप्लाई की है, उस हथियार के सौदागर को उल्टा लटका कर उसकी खाल उधेड़ दे। मुझे हर हाल में उस स्नाइपर का सुराग चाहिए। सिकंदर की आवाज में एक शैतानी गूंज थी। उसकी ये बात सुनकर आगे से पाशा ने कहा, आज रात दिल्ली का अंडरवर्ल्ड सोएगा नहीं भाई, मैं अभी निकलता हूँ। ये कहते हुए उसने अपनी असॉल्ट राइफल को लोड किया और अपने 5 सबसे खूंखार आदमियों के साथ हॉस्पिटल से बाहर की तरफ भाग गया। इसके बाद काले रंग की 2 एसयूवी गाड़ियां संजीवनी हॉस्पिटल से निकली और हवा से बातें करके वसंत विहार की तरफ दौड़ पड़ी। पाशा अपनी गाड़ी में बैठा हुआ अपनी बंदूक की मैगजीन को चेक कर रहा था। उसका दिमाग सिर्फ एक लक्ष्य पर था, उसका स्नाइपर को ढूंढना।
पाशा ने ड्राइवर को ऑर्डर देकर कहा, गाड़ी सीधा उस कंस्ट्रक्शन साइट के पीछे वाली गली में रोकना, मेन एंट्री गेट से नहीं हम करेंगे। करीब 15 मिनट बाद पाशा की गाड़ियां मल्होत्रा मैंशन के ठीक सामने उसे अधूरी 20 मंजिला बिल्डिंग कमर्शियल के पीछे वाले हिस्से पर आकर रुकी। ये इमारत अभी बन ही रही थी। चारों तरफ बांस और लोहे की मचाने बंधी हुई थी। रात के इस पहर में यहाँ काम बंद था। पूरा इलाका गुप्त अंधेरे में बंद था। पाशा और उसके आदमी 5 साइलेंसर लगे पिस्तौलें बंदूकें तान कर गाड़ियों से बाहर निकले। पाशा ने ऑर्डर देकर कहा, नाइट विजन गोगन ऑन कर लो। सबने अपने चेहरे पर हरे रंग के रोशनी वाले नाइट विजन चश्मे पहन लिए। अब अंधेरा उनके लिए कोई रुकावट नहीं था। वो लोग बिना कोई आहट किए लोहे की जाली को फांदकर कंस्ट्रक्शन साइट के अंदर दाखिल हुए। यहाँ सीमेंट की बोरियां, ईंटों के ढेर और लोहे के सरिये बिखरे हुए थे। तभी पाशा ने इशारे में अपनी टीम को गाइड करके कहा, वो स्नाइपर 15वें या 16वें माले पर हो रहा होगा, जहां से मैंशन का बेडरूम सीधा नजर आता है। सीढ़ियों से नीचे लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करना। ये 6 खूंखार आदमी एक परछाई की तरह अधूरी कंक्रीट की सीढ़ियों का इस्तेमाल करने लगे और 15वीं मंजिल पर पहुंचते ही ठंडी हवा के तेज झोंके उनके चेहरे से टकराए। इस मंजिल की बाहरी दीवारें अभी नहीं बनी थी और इसलिए यहाँ से पूरा वसंत विहार इलाका और ठीक सामने मल्होत्रा मैंशन साफ नजर आ रहा था। पाशा ने अपने आदमियों को अलग अलग दिशाओं में फैलने का इशारा किया। तभी एक मोटी परत जमी धूल की उन्हें दिखाई दी। टीम ने एक आदमी रोकी ने फ्लैशलाइट ऑन करके देखा। रोकी की दबी हुई आवाज पुकार कर उसने कहा, पाशा भाई यहाँ आइए। पाशा तुरंत भागकर वहां आया। एक कोना उस बिल्डिंग का वो हिस्सा था जहां बिल्कुल मल्होत्रा मैंशन के सामने का था। धूल से फर्श पर एक ट्राइपॉड के 3 नुकीले पैरों के निशान छपे थे। ट्राइपॉड का स्टैंड जो स्नाइपर के ऊपर की तरफ बढ़ाने के लिए था। तभी पाशा ने दांत पीस कर कहा, वो हरामजादा यहीं बैठा था। उसने अपनी टॉर्च की रोशनी को थोड़ा और घुमाया। ट्राइपॉड के निशानों से कुछ इंच दूरी पर सीमेंट के फर्श पर पीतल की 2 चमकती हुई चीजें पड़ी थी। पाशा ने अपनी जेब के एक रुमाल निकाला और बहुत ही सावधानी से उनको उठा लिया। वो खाली खोखे थे। ये वही मौत का सामान था जिसने अभय का सीना और काव्या के फेफड़े फाड़ दिए। तभी पाशा ने उन खोखों को अपनी मुट्ठी में कस लिया। उसने धीरे से कहा, 2 गोलियां, बिल्कुल प्रोफेशनल काम है। उसने अपनी पोजीशन ली, निशाना लगाया और 2 फायर किए। 1 मिनट के अंदर वहां से गायब हो गया। उसने अपने खोखों को उठाने की जहमत नहीं उठाई। उसे इतना यकीन था कि कोई उसे पकड़ नहीं पाएगा। तभी रॉकी ने पास में पड़े कंक्रीट के एक ब्लॉक की तरफ रोशनी डालकर कहा, भाई यहाँ कुछ और भी है। उस ब्लॉक के ऊपर सिगरेट का जला हुआ टुकड़ा पड़ा था और ये कोई आम सिगरेट नहीं थी। पाशा ने उसे रुमाल से उठाई। एक महंगी विदेशी क्यूबान सिगरेट का पिछला हिस्सा था। पाका शाका दिमाग तुरंत ठनक गया। एक प्रोफेशनल स्नाइपर कभी भी अपनी पोजीशन पर स्मोक नहीं करता, क्योंकि सिगरेट की लाल रोशनी रात में दूर से स्नाइपर की लोकेशन बता देती है। पाशा ने उस शिगार के टुकड़े को सूंघकर एक खौफनाक निष्कर्ष निकालकर कहा, उसने गोली चलाने से पहले शिगार नहीं पिया। उसने गोली चलाने के बाद अपना शिगार गिराने की खुशी में खड़े होकर ये शिगार कश लगाया है। यह उसका घमंड है। वो हमें चिढ़ा कर गया है। तभी रोके ने अपनी राय रखकर कहा, भाई ये कोई लोकल शूटर नहीं हो सकता। कस्टम राइफल और क्यूबन सिगार, ये किसी इंटरनेशनल हिटमैन या किसी बहुत बड़े सिंडिकेट का काम लग रहा है। उसकी बात सुनते ही पाशा ने खोखे और सिगार को एक प्लास्टिक चिप चैप लॉक में सुरक्षित बैग में रख लिया और उसने कहा, जो भी हो, इस शहर में हथियारों का जो भी अंडरग्राउंड नेटवर्क है वो हमसे नहीं छुप सकता। ये कस्टम राइफल दिल्ली में जिस रास्ते से आई है, मैं उस रास्ते को खोद कर निकालूंगा। इसके बाद पाशा ने अपना वायरलेस निकाला। उसने वायरलेस पर रिपोर्ट देकर कहा, सिकंदर भाई, स्नाइपर का नेस्ट मिल गया। वो 2 7.62 के खोखे और एक क्यूबन स्कार मिला है। शूटर बहुत प्रोफेशनल, बहुत घमंडी भी। वो अपना काम करके निकल चुका है। तभी दूसरी तरफ से वायरलेस पर सिकंदर की खुरदरी और गुस्से में भरी कांपती आवाज आई। सिकंदर ने उससे कहा, वो दिल्ली की सरहदों से बाहर नहीं जाना चाहिए पाशा। शहर के सारे टोल नाके, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट्स पर हमारे आदमी लगा दे। पुलिस से पहले हमारे खबरी हर जगह पहुंचने चाहिए। शहर के जितने भी वेपन डीलर हैं, सबको उनके बिलों से घसीट कर बाहर निकाल। मुझे आज रात ही उस राइफल का सुराग चाहिए।
उसकी ये बात सुनते ही पाशा ने तुरंत धीरे से जवाब देकर कहा, अभी काम शुरू करता हूं भाई। ये कहते हुए पाशा ने वायरलेस बंद किया। उसने अपनी टीम की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब मौत का तांडव था। उसने अपनी पूरी टीम को ऑर्डर देकर कहा, लड़कों, आज रात किसी पर कोई रहम नहीं। दिल्ली के अंडरवर्ल्ड को पलट कर रख दो। चलो। पाशा और उसके आदमी तुरंत बिल्डिंग से नीचे उतरे और उनकी गाड़ियां अब उन शहर, गंदे और खौफनाक इलाकों की तरफ दौड़ पड़ी जहां पुलिस भी दिन के उजाले में जाने से खौफ खाती है। क्या पकड़ पाएंगे वो उस इंसान को जिसने ये गोली चलाई? कौन है आखिर इस गोली के पीछे? जानेंगे कल के एपिसोड में। दोस्तों, कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। और मैंने जो आपसे कहा है कि आप लोग अपने फ़ोन के कवर मंगवाना चाहते हैं, तो आप अपने फ़ोन का मॉडल हमें लिखें। मैं उन कवर को टैग करूंगा जो सस्ते और अच्छे हैं। तो आप लोग जल्दी जल्दी से अपने फ़ोन का मॉडल कमेंट करें।